हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका कैलकुलस का चैप्टर 5 कर्वेचर। ठीक है, देखिए कर्वेचर क्या होता है। आपका कोई भी कर्व है, कर्व इस टाइप से भी हो सकता है। कर्व, ये कर्व होता है। ठीक है, ये कर्व होता है। कोई भी लाइन जो है टेढ़ी जाती है, ठीक है, कर्व शेप में जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। लेकिन कर्वेचर किसे कहते हैं? क्या जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द शार्पनेस ऑफ द बेंडिंग ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट, कि इस कर्व का जिस ये जो कर्व है, जिस पॉइंट पर ज्यादा बेंड होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये पी क्या हुआ है, ये पी है, ये क्या हुआ है? ये कर्व है। लेकिन ये पी क्या हो, जब जब ज्यादा बेंड होता है, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर ज्यादा बेंड हो रहा है, यहां से ज्यादा मोर बेंड हो रहा है। ये यहां से, यहां और यहां से की अपेक्षा ये कहां पर बेंड होता है? यहां पर। तो जिस पॉइंट पर ये ज्यादा बेंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ए कॉल्ड कर्वेचर एट ए पॉइंट। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है कर्वेचर की, वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कर्वेचर। तो आप क्या लिखोगे कि sharpness of bending of a कर्व की बेंडिंग हो रही है, कर्व एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इज कॉल्ड कर्वेचर। उसे हम क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये होता है कर्वेचर। उसके बाद देखिए इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या होती है। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक तो होता है एस और एक होता है साई। इंट्रिंसिक का मतलब होता है एस और साई का जो रिलेशन होता है वही इंट्रिंसिक होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक फॉर्मूला ये है, ये डी एस अपॉन में डी साई है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो भी आपकी इंट्रिंसिक ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस और साई का रिलेशन लिया जा रहा है। एस और साई कहीं पर भी दे दी जाए, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन में ये दे दिया था कि एस इज इक्वल टू पी कोस साई और आर इज इक्वल टू में साइन साई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ एस गिवन है, यहाँ साई है, तो ये जो एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक आपका न्यूमेरिकल है। तो एस इज इक्वल टू में साई और साई दोनों दे रखे हैं ना, तो देखो एस और साई दोनों ही गिवन है, तो ये रिलेशन हमारा क्या है? इंट्रिंसिक का है। ये किस चीज का है? इंट्रिंसिक का। जहां पर भी आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाए, एस और साई, तो वो क्या कहलाता है? आपका इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व कहलाती है। अब देखिए, आपको इंट्रिंसिक की डेफिनेशन भी आपके 2 नंबर में पूछी जाती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका इंट्रिंसिक वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये है कोई कर्व है, यहाँ पर आपका कोई कर्व है, इस टाइप से कोई कर्व है, और इस कर्व को है ना, कोई लाइन है, ये आपका जो फिगर दिया हुआ है, ये कर्व है आपकी। इस कर्व को कोई टेंजेंट लाइन छू कर जा रही है, कोई टेंजेंट लाइन जो वो ऐसे छू कर गई है। ठीक है, जहां ये आपका ए से लेकर पी तक कर्व है, ए से लेकर पी तक कोई कर्व है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? एस है। अब कोई टेंजेंट लाइन जब इसको छू कर जाती है तो वो कौन सा एंगल बनाती है? साई का एंगल बनाती है। ये जो साई का एंगल बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? वो आपका बन रहा है टी ए और पी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? आपका साई का एंगल है। तो देखो यहाँ पर एस और साई दोनों का रिलेशन बन रहा है कि एस डिस्टेंस है और साई जो है वो इसका एंगल है, तो वो क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है। और यहाँ पर एस और साई जो होते हैं ना, वो एज ए कोऑर्डिनेट काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? एज ए कोऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एस एंड साई जो है ना, वो क्या है? इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट है। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट ही क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने आपको बताया जहां एस और साई इकट्ठे मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक कहलाएगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट है तो ये इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर? इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लो एक बार आपकी, कि इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ द डिनोट द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क जो है ऑफ ए कर्व, वो मेजर फ्रॉम द सम फिक्स पॉइंट, आपको ये फिक्स पॉइंट है यहाँ से, और एक वेरिएबल पी तक है जिसका डिस्टेंस हमने आर्क जो है वो हमने क्या मान लिया? एस मान लिया, या लेंथ आप कह सकते हो इसकी एस है। ठीक है, एंड साई इज द एंगल, एंगल है साई किसके बीच का? बिटवीन द टेंजेंट एट ए पी, पी एंड ए, पी एंड ए के बीच का जो एंगल है वो क्या है? आपका साई एंगल है। ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन द एस एंड साई इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना, सिर्फ आपको ये लिखना है कि लेट ए
पी डिस्टेंस, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए पी बी द लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, आपको लिखना है लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम फिक्स पॉइंट ए टू पी। ठीक है, एंड साई इज एंगल, साई इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट पी एंड ए। टेंजेंट एट है, ये किसके ऊपर है, टेंजेंट किसके ऊपर है, एट पी और ए के ऊपर। ये टेंजेंट किसके ऊपर है, ये जो है ये टेंजेंट है किसके ऊपर, एट ए और पी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से लिख के फिर आपको क्या लिखना है, देन द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड इंट्रेंसिक इक्वेशन, इंट्रेंसिक इक्वेशन। ठीक है, और आपके जो एस और साई है वो क्या हो जाएंगे, आपके इंट्रेंसिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन इस टाइप से लिखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये पहले भी पूछी जा चुकी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको इंट्रेंसिक की फॉर्म दी हुई है, वो कैसी होती है इंट्रेंसिक की फॉर्म, जहां पर साई और एस का रिलेशन होता है। अब ये देखिए डेल साई और डेल एस ये कैसे आया इसके अंदर, आपको पता है आपको क्या निकालना है कि कर्वेचर एट ए पॉइंट पी पर निकालना है। ठीक है, देखिए अभी हमने ये फिगर किया, इसके अंदर हमने क्या किया, ये कर्व था। ठीक है, यहाँ कोई लाइन जा रही है, यहाँ से ये पॉइंट आपका फिक्स है, इस कर्व को कोई टेंजेंट जो है वो टच कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो एंगल बना रही है वो किस चीज का बना रही है, साई का एंगल बना रही है। ठीक है, इसी टेंजेंट को आपकी कोई और लाइन भी टच करती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन टच कर रही है यहाँ से, तो ये जो एंगल बनेगा वो लेट कर लेंगे हम साई प्लस में डेल साई है। ठीक है, अब डेल साई क्यों लिखा मैंने, डेल साई जो होता है वो माइनर एंगल चेंज के लिए यूज होता है, मतलब बिल्कुल लाइट एंगल चेंज के लिए। आपको ये दिखने में दूर लग रहा है और मैंने बनाया भी दूर है, अदरवाइज ये बिल्कुल इसके क्लोज होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही नजदीक होता है, इसलिए हम इसको डेल साई लेट करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये जो पी पॉइंट है जहां पर ये टच कर रही है, ये पॉइंट पी जो है, यहां से इसका डिस्टेंस एस है। अब यहां से लेकर जहां पर ये टच कर रही है, देखो पहली जो टेंजेंट जहां टच कर रही थी वहां से लेकर ए पी तक का डिस्टेंस मैंने एस मान लिया, और जहां पर क्यू दूसरा पॉइंट टच कर रहा है दूसरी टेंजेंट से, उसको मैंने क्या मान लिया, डेल एस मान लिया। अब ये डेल एस भी बिल्कुल इसके नजदीक है, बिल्कुल ही पास में है, लेकिन मुझे इसको दिखाना पड़ा है, तो इसीलिए डेल एस यूज करते हैं। अदरवाइज हम है ना कुछ और भी यूज कर सकते थे, लेकिन माइनर सा, जैसे कि 0.1 समथिंग कुछ चेंज आता है तो हम डेल एस या डेल साई का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ साई है और यहाँ साई प्लस में डेल साई है, तो ये जो रिलेशन है ना, ये बीच वाला, ये क्या है आपका डेल साई एंगल बना रहा है। इसी तरीके से ये वाला भी कौन सा एंगल बनाएगा, डेल साई, क्योंकि ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। ठीक है, ये दोनों क्या है, डेल साई है। ये आपका T1 हो जाएगा टेंजेंट, और ये आपका क्या है, T2 टेंजेंट है। ये T1 टेंजेंट है और ये आपका T2 टेंजेंट है। इस तरीके से आपका ये होगा। अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगा दूं, आपको लिखना है कर्वेचर किस पॉइंट पर आ रहा है, P पर, क्योंकि बेंडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है। तो आपको लिखना है कर्वेचर एट पॉइंट P पर जो कर्वेचर बनेगा वो क्या बनेगा, हमें लिमिट लगानी है। लिमिट कैसे लगानी है, डेल एक्स टेंस टू 0 करके, जो हम लिमिट वाले चैप्टर में करते थे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आपने डेल साई अपॉन में डेल एस ले लिया। ठीक है, कर्वेचर एट पॉइंट P पर जो आएगा, P पर जो कर्वेचर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो कर्वेचर बनेगा आपका डेल साई। ये क्या आपका एंगल है, ये क्या आपका एंगल, तो डेल एस और डेल साई। जो अब हम चीज निकाल रहे हैं ना, वो ये चीज निकाल रहे हैं, सिर्फ इतनी, जहां पर ये वाली चीज निकाल रहे हैं हम। तो ये वाली चीज अगर मुझे निकालनी है, ये वाली चीज, तो देखिए आपको बुक में से दिखा देती हूँ मैं। अब मुझे जो चीज निकालनी है वो ये वाली चीज निकालनी है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी कितना बेंड हो रहा है ये इसके ऊपर। ठीक है, ये बेंडिंग निकालनी है कर्वेचर की। तो मुझे क्यू से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है ना, सिर्फ वही ये निकालना है कर्व। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लगा के डेल साई अपॉन में डेल एस कर देंगे।
जब लिमिट लगती है ना डेल एस पर, तो आपको पता है, आपने लिमिट वाले चैप्टर में किया था, तो ये किस में बदल जाता है, डी साई अपॉन में डी एस में बदल जाता है। ठीक है, तभी हम कहते हैं रो इज इक्वल टू में क्या आता है, डी साई अपॉन में डी एस आता है। ठीक है, तो ये जो मैंने पीछे बोला ना, रो के बराबर नहीं होता, ये कर्वेचर ही है बेटा, कर्वेचर एट ए पॉइंट। रो तो हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये क्या होती है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कर्वेचर की रेडियस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, ये जो कर्व होता है, मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है। अब ये कर्व जो है ना, जिस रेडियस पर एक सर्कल बना देता है ना, ये जिस रेडियस पर एक सर्कल बना देता है, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम उसे बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि इसका जो मिड पॉइंट है, जहां से आप रेडियस फाउंड आउट, जहां से ये आप पेन रखकर एक सर्कल ड्रॉ करते हो, वो जो है वो क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, तो वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, वो हमारा कर्वेचर है। कर्वेचर क्या मतलब कि ये कितनी इस पर बैंड हो रही है, कितनी ज्यादा बेंडिंग हो रही है। ठीक है, कितनी ज्यादा बेंडिंग होना ही हमारा क्या कहलाता है, कर्वेचर कहलाता है। कर्व तो ये भी है, कर्व ये भी है, लेकिन ये और ये कर्व, दोनों ही कर्व किस शार्पनेस से बैंड हो रहे हैं, मतलब जितनी बेंडिंग इनकी ज्यादा होगी ना, उतना ही कर्वेचर होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो ये क्या है, हमारा कर्वेचर है भाई, कितनी शार्पनेस से बैंड हो रहा है। तो P जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन में डी एस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कर्वेचर है, इसको ग्रीक लेटर K से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, ये K क्या है, ये कोई ग्रीक लेटर है, ग्रीक। ठीक है, तो ये जो K है, कई बार पूछ लिया जाता है कि K का मीनिंग क्या होता है, या कई बार क्वेश्चन जो है ना वो K में दिया होता है, K की फॉर्म में। तो आप कंफ्यूज मत होना, K जो है वो कर्वेचर ही है, कर्वेचर है K। ठीक है, और ये ग्रीक लेटर से लिया गया है, जिसे हम K बोलते हैं, और कप्पा भी बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, कप्पा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम K को किससे डिनोट करते हैं, कर्वेचर के लिए डिनोट किया जाता है। इसका क्या होता है, डी साई अपॉन में डी एस होता है। और एक्चुअल में अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, और एक बात और बता दूं कि ये जो होती है ना, ये अपनी 1/r के इक्वल होती है। अब कैसे इक्वल होती है, देखो रेडियस का ये उल्टा होता है। कैसे, जितनी ज्यादा बेंडिंग होती है ना बेटा, जितनी ज्यादा बेंडिंग होती है, मतलब जितना ज्यादा कर्वेचर होता है ना, जितना मुड़ा, तो जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी ना बेटा, उतना ही कम रेडियस होगी। जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी उतनी ही कम रेडियस होगी। वो कैसे, देखो अब है ना, आप खुद देखो, इसकी बेंडिंग जो है ना वो ज्यादा है। कैसे पता चलेगा ज्यादा है, मान लीजिए ये है, इसकी बेंडिंग कम है, इसकी बेंडिंग उससे भी कम है। देखो इसकी सबसे ज्यादा बेंडिंग है, इसकी सबसे ज्यादा बेंडिंग है। देखो कितना ज्यादा बेंड हो रहा है, ये कितना ज्यादा बेंड हो रहा है। तो इसका जब हम सर्कल बनाएंगे ना, तो इसकी रेडियस देखो कितनी है, रेडियस बिल्कुल पॉइंटों में मिलेगी। और अगर मैं इसका सर्कल बनाऊंगी ना, तो इसकी रेडियस जो है ना वो इतनी बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर्वेचर तो ज्यादा है, कर्वेचर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोर है, और रेडियस क्या है, लेस है। यहाँ पर कर्व मतलब कर्वेचर, मुड़ाव जो है ना वो बिल्कुल कम हो रहा है। यहाँ पर कम उड़ रही है ना ये चीजें, ये कम उड़ रही है, ये पूरा तो कर्व है, लेकिन ये वाली जो चीज होती है ना, ये कर्वेचर की प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। तो यहाँ तो कम उड़ रही है ना, देखो सीधी सी लाइन लग रही है। तो इसका जो सर्कल बनेगा ना, इसकी जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो कर्वेचर तो यहाँ पर लेस है, बट रेडियस इज द मोर, बट रेडियस इज मोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका कर्व देख लो, ये भी कम बैंड हो रहा है, तो इसकी भी क्या आ रही है, यहाँ पर कर्व जो है वो कम उड़ रहा है, तो इट मीन्स इसकी रेडियस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। हमेशा ये एक दूसरे का क्या रहती है, अपोजिट है। अगर वो कम है तो वो ज्यादा है, ये ज्यादा है तो वो कम रहेगा। अब देखो बेंडिंग, अगर इसमें देखूं मैं, इसमें कितनी बेंडिंग हो रही है, इसमें कितनी बेंडिंग हो रही है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बेंड हो रहा है, ये कितना बेंड हो रहा है, तो इसकी रेडियस क्या है, कम है, एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। तो देखो कर्वेचर अगर लेस है तो रेडियस ज्यादा है, और रेडियस अगर आपकी कम है तो कर्वेचर ज्यादा होगा। ये ऑटोमेटिक चीजें एक दूसरे के रिवर्सली है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको किसे 1/r लिखेंगे, डी साई अपॉन में डी एस इज इक्वल टू में 1/में r से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोला है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर एट ए पॉइंट P पर, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है, ऑफ द कर्व के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय द रो। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमेशा रो से डिनोट करना है और इस रो को ही हम रेडियस ऑफ द कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एन इंट्रेंसिक इक्वेशन, अब आप कहोगे इंट्रेंसिक इक्वेशन क्यों बोला इसने। इंट्रेंसिक इक्वेशन मैंने पीछे बताया कि एस और साई का रिलेशन ही इंट्रेंसिक होता है। जहां पर भी आपको एस और साई गिवन हो, जहां पर ये दोनों मिल जाएंगे ना इकट्ठे, तो वहां इंट्रेंसिक इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P इज गिवन बाय रो। अब देखो ये क्या होता है, 1/r होता है, 1/r होता है। अगर मैं इसको वहां ले जाऊं, इसको अगर वहां ले जाऊं और ये वहां चला जाएगा, डी एस अपॉन में डी साई हो जाएगा ना। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर आ जाएगा, डी एस अपॉन डी साई के इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इंट्रेंसिक कैसे है, एस और साई दोनों गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दे रखा है। देखो यहाँ रिमार्क में क्या दिया है कि एक स्ट्रेट लाइन है डज नॉट बेंड, जो कि कभी भी बेंड नहीं होती एट ऑल। तो हम क्या कहेंगे, उसका जो साई है उसका एंगल तो कांस्टेंट है, क्योंकि कोई एंगल ही बेंड नहीं हो रहा, कोई एंगल ही नहीं बन रहा। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है या ऐसे है कोई स्ट्रेट लाइन आपकी बिल्कुल, तो ये बेंड ही नहीं होगी। तो बेंड नहीं होगी तो इसका एंगल ही नहीं बनेगा। मान लीजिए अगर आप इसके ऊपर कोई टेंजेंट भी ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट भी तो सीधा ही जाएगा ना, क्योंकि देखो टेंजेंट कैसे गिरता है, ये सीधा टेंजेंट गिर रहा है मान लीजिए, तभी टेंजेंट तभी तो टच कर रहा है ना। अब इसका ऊपर टेंजेंट जब गिरेगा तो वो तो इसके ऊपर गिरेगा, इसी के ऊपर गिरेगा तो कोई भी एंगल मेक नहीं होगा, कोई एंगल मेक नहीं होगा। तो एंगल इज द साई इज इक्वल टू में 0 लोगे आप। ठीक है, देन डी साई अपॉन डी एस इज 0, हेंस द कर्वेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 0। तो जो कर्वेचर होता है स्ट्रेट लाइन का वो क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। आगे जो दिया हुआ है उसने बोला कि कर्वेचर ऑफ ए सर्कल जो है कर्वेचर का वो कैसे बनता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि आप कर्वेचर का सर्कल कैसे बनाते हो, यहां से लेकर आपकी जितनी ये बेंडिंग होती है, अगर आप उसी को ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट लगाकर रेडियस के साथ अगर खींचते हो तो वो क्या बना देता है, आपका सर्कल बना देता है। सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, एक कर्व विद कांस्टेंट कर्वेचर इज ऑलवेज ए सर्कल। अगर आप एक कर्व को, वही वाली बात आ गई, अगर आप कर्व को, ये आपके पास कर्व है, मान लीजिए कोई कर्व है आपके पास, कर्व को अगर आप कॉन्स्टेंटली मूव करा रहे हो, मतलब उस कॉन्स्टेंटली मूव करा रहे हो कि मतलब इसी के साथ 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 अगर इसको चला रहे हो तो वो क्या बना देता है, ऑलवेज मेक ए सर्कल बना देता है। वो क्या बना देता है, हमारा सर्कल बनाएगा, वो हमारा क्या बनाता है, सर्कल। ठीक है, तो एक कर्व जो है विद कांस्टेंट कर्वेचर, अगर आपका कर्व कांस्टेंट कर्वेचर से ही मूव करता है, मतलब कि जितना यहाँ पर ये बेंड हो रहा है उसी बेंडिंग से अगर ये मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो उसे हम सर्कल ऑफ कर्वेचर कहेंगे। बस इतना ही जानना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है आपको। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आते हैं आपके पास, जैसे कि मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन इक्वेशन। आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले तो इसका पूरा फुल वो आता था, सोल्व करना है इसको कैसे ड्राइव किया है फॉर्मूले को, लेकिन अब एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हो चुका है, अब नहीं आता है। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो आपकी 3 टाइप की होती है इस तरीके से। एक में तो होता है y इज इक्वल टू में fx, एक होता है fx y इज इक्वल टू 0 और एक होता है x इज इक्वल टू में fy। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन जो होती है कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, जो कार्टेशियन इक्वेशन जो होती है वो आपकी 3 टाइप की होती है। इसे तो हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म बोलते हैं। ये जो होती है वो हमारी इम्प्लिसिट फॉर्म होती है, और ये जो होती है ना ये हमारी सिंपल फॉर्म होती है। जैसे ये है वैसे ये होती है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट को हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते। वो तो दिखने से ही पता चल रहा है कि एक्स और वाई इकट्ठे हैं।
ठीक है, इनको हम तोड़ नहीं सकते, डोंट ब्रेक, ठीक है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते और इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये वैसे भी इससे अलग हो रहा है, पहले ही अलग हो गया, इसको तो वैसे ही अलग हो चुका है, ये साथ में है, इस तरीके से याद रख लो। ये इम्प्लिसिट फॉर्म होती है, एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा एक्सप्लिसिट फॉर्म का, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन y इज इक्वल टू में एफ एक्स की टर्म्स में अगर दे रखा है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे याद रखना है कि रो इज इक्वल टू में हमारे पास क्या होता है, रो इज इक्वल टू में हमारे पास होता है 1 प्लस में y1 का स्केयर, और ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। अब याद रखने का तरीका ये है कि y है यहाँ पर 1 करो पहले, अगर आप y1 निकाल रहे हो तो पहले 1 ऐड करके फिर y1 का स्केयर और 3/2, और नीचे क्या करना है, y1 यहाँ लिखा है तो ये नीचे y2 करना है आपको, ठीक है। अगर इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका देखो, आपका जो फॉर्मूला है वो मैं एक बार लिख देती हूँ कि एफ एक्स का स्केयर है प्लस एफ वाई का स्केयर है, उसके बाद 3/2 है, ठीक है। देखो पहले एफ एक्स का स्केयर लिया, उसके बाद एफ वाई का स्केयर लिया, उसके बाद 3/2, नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का जो स्केयर बना ना, एफ एक्स एक्स, पहले एक्स एक्स का स्केयर, फिर देखो यहाँ एक्स एक्स तो आ गया लेकिन वाई नहीं है तो एफ वाई का स्केयर हो गया, ठीक है। फिर प्लस में अब यहाँ वाई वाई का स्केयर, और वाई वाई है तो एक्स नहीं है तो एफ एक्स का स्केयर, माइनस का पहले हम एफ एक्स वाई करेंगे, ठीक है, एफ एक्स वाई, फिर अलग अलग लिखेंगे एफ एक्स और एफ वाई। ये जो फॉर्मूला है ये देखो मेरा ये वाला है, ठीक है, मैंने 2 नहीं लगाया था वो 2 लगा देती हूँ, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये इम्प्लिसिट का फॉर्मूला ये भी आपको लर्न करना है, और लर्न भी इजीली हो जाएगा, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। बस दिमाग में ये रखो, पहले एफ एक्स है, पहले एफ एक्स के विद रिस्पेक्ट टू लेके स्केयर करेंगे, फिर प्लस में एफ वाई के विद रिस्पेक्ट टू लेके स्केयर करेंगे, 3/2 सब में यूज हो रहा है तो 3/2 ऊपर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ही बार हमने डेरिवेटिव निकाला था, अब 2 बार करेंगे। जब आप एफ एक्स का 2 बार करते तो वाई बचा तो अलग से वाई का लिखेंगे, फिर वाई वाई का करेंगे तो वाई के केस में एक्स नहीं आया तो एक्स को ले लेंगे, फिर माइनस में 2, अब दोनों को देखो इकट्ठे आ चुके हैं, अलग अलग लेंगे एफ एक्स वाई। अब यहाँ पर एक्स वाई दोनों आए हैं तो अलग अलग एफ एक्स होगा, अलग अलग एफ वाई होगा, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ये निकालना है, इसके केस में यहाँ y गिवन था, यहाँ x गिवन है तो x लगाना है, बस x1 का स्केयर की पावर 3/2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा x2, ठीक है। तो ये आपके 3 स्टेप है जिससे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको ये खुद पहचानना होगा कि अब आपको खुद मतलब करते करते खुद दिमाग में रहने लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको कब निकालना है और कौन सा कब लगाना है। इसके अंदर ये स्केयर नहीं आएगा, ये गलती से लगा दिया मैंने, ठीक है। तो एफ एक्स एक्स और एफ वाई का स्केयर और एफ वाई वाई और एफ एक्स का स्केयर माइनस में 2x वाई, इस तरीके से ये फॉर्मूला है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या होगा बेटा, आप जब पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात आती है और उसका आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो हमेशा याद रखिए ये आपको एक्स वाई की जगह पर एक्स वाई के साथ में किसी और तीसरे वेरिएबल के अंदर आपको दिखेगी, जैसे कि x इज इक्वल टू में आपको एफ टी मिलेगा और y इज इक्वल टू में आपको फाई और t मिलेगा, t नेक्स्ट कोई सेकंड वेरिएबल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको इक्वेशन गिवन होगी तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन का आपको रेडियस और कर्वेचर निकालना, देखो यहाँ पर x अलग है और y अलग है, दोनों अलग अलग है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पहले हम इसका वो निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, तो x डैश का स्क्वायर, फिर हम y का निकालेंगे तो y डैश का स्क्वायर, उसके बाद हमने इसका निकाला पहले मान लीजिए, और इसका जो है वो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, मतलब इसका डेरिवेटिव तो 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस अब इसको सेम रख लो और इसका 2 बार डेरिवेटिव कर दो, x डबल डैश हो जाएगा। इस तरीके से इसको याद रखा जाएगा, ठीक है। पहले हम ये क्या करना है, इसका डेरिवेटिव का स्क्वायर
फिर इसके डेरिवेटिव का स्क्वायर, उसके बाद फर्स्ट सेम कर दो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 बार डेरिवेटिव, फिर इसको सेम रख लो, इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो इसका 2 बार डेरिवेटिव, और बीच में माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द फॉर्म ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखिए कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू में किसके बराबर होता है, स्केयर करना है हेयर। हम यहाँ क्या करेंगे, स्केयर करेंगे। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब आप स्केयर करते हो तो वो किसके बराबर होगा, डी एक्स अपॉन डी साई प्लस डी वाई अपॉन में डी साई। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू में आपको कुछ भी दे रखा है और वाई इज इक्वल टू में कुछ भी दे रखा है। अगर मैं इसका रो का स्केयर करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डी एक्स अपॉन डी साई लेना है, उसका स्केयर, प्लस में डी वाई अपॉन में डी साई का स्केयर, आपको इस तरीके से लेना है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कब है, जब फंक्शन जो है एस का हो और लेंथ ऑफ एन आर्क मेजर्ड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व। वैसे इसका इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसको चाहे छोड़ भी सकते हो आप इसको। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अब हम करेंगे एग्जाम्पल। कोई भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि लोग, आपको सेकेंड साई दे दिया। पहली बात तो आपको एस भी दे रखा है, साई भी दे रखा है। दोनों चीजें अगर गिवन है तो ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा है, इंट्रिंसिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां एस और साई गिवन होता है तो वो क्या होता है, आपका इंट्रिंसिक होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए आप इसका बेसिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए।